वेलकम 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 एएफएम के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम एक छोटा सा प्यारा सा एक चैप्टर करने वाले हैं। आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी। एक्चुअली में ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगर आप मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ें तो ये चैप्टर नंबर 1 है आपका, लेकिन ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। लेकिन इसके अंदर बहुत छोटा सा एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट, ईएफआर। यानी इस चैप्टर का सिर्फ एक ही टॉपिक प्रैक्टिकल है, वो है ईएफआर। वो मैं आज करा रहा हूँ आपको। क्या आपको बात समझ आ गई मैंने क्या कहा? यानी आज हम इस चैप्टर की, जिसे हम 15th नंबर के चैप्टर में पढ़ते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, जो थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसके प्रैक्टिकल पार्ट को पढ़ने वाले हैं, एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट। ऑल कूल? क्या ये बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। छोटा टॉपिक है, कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन आपको स्किल पता होनी चाहिए कि आपने क्वेश्चन निकालना कैसे, सॉल्यूशन क्या निकालना है, क्या कर रहे हो आप, ये पहले आपको पता होना चाहिए। देखो, ये तो थियोरेटिकल पोर्शन में मैंने कवर कराना ही है, बट मैं थोड़ा सा बताता हूँ एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट होता क्या है, व्हाट इज़ द टॉपिक कॉल्ड। देखो, एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट का मतलब ये है बच्चे कि ना, आप ऐसे समझें, आप एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है ना, और मानिए कि आप अपने बिज़नेस को ग्रो कराना चाहते हैं, तो एक नॉर्मल ग्रोथ तो बिज़नेस में अपने आप होती रहती है। सर ऐसे कैसे होती रहती है? जितनी आप रिटेन्ड अर्निंग करते हो, याद करो रिटेन्ड अर्निंग आप करोगे, रिटेन्ड अर्निंग पे जो कमाओगे वो तो आपको ग्रोथ देता रहेगा। वो सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब ये है कि उस ग्रोथ के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। वो ग्रोथ बिज़नेस अपने आप जनरेट करता रहता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं। आपने लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। मानो कि आपके पास एक बिज़नेस है। अब एक बिज़नेस ने, मान लेते हैं, 100 करोड़ रुपीज़ कमाए, लेकिन 100 करोड़ में से आपने 40 करोड़ रुपीज़ डिविडेंड में बाँट दिए। जब आपने डिविडेंड में बाँट दिए तो 60 करोड़ रुपीज़ आपकी रिटेन्ड अर्निंग हो गई। अब ये जो रिटेन्ड अर्निंग है, ये बिज़नेस में रीइन्वेस्ट हो जाएगी। ऑब्वियसली आप इसे अपने घर तो लाओगे नहीं, ये बिज़नेस अगर डिविडेंड नहीं बाँटा तो ये पैसा लेके नहीं गए आप। जब ये पैसा अपने घर नहीं लेकर गए तो ये पैसा रीइन्वेस्ट हो गया। जब ये पैसा रीइन्वेस्ट हो गया तो ये भी तो कुछ कमाएगा अगले साल। मानो हमारा बिज़नेस था 1000 करोड़ का, तो 1000 करोड़ तो अभी भी इन्वेस्टेड है, वो तो कमाएगा ही कमाएगा, लेकिन ये 60 करोड़ भी तो कुछ कमाएगा। एग्री और डिसएग्री? ये 60 करोड़ भी तो कुछ कमाएगा। मान लो जैसे हमारा 1000 करोड़ 10% कमाता है, तो ये 60 करोड़ भी तो 10% कमाएगा। यानी ये भी तो अगले साल 6 करोड़ कमाएगा, ये हमारी ग्रोथ का कारण बनेगा। तभी आपने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, बी इंटू आर, याद है आपको? बी का मतलब होता था रिटेंशन रेशियो और इसका मतलब रेट ऑफ रिटर्न। सबको याद आया बात? यानी ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता था? बी इंटू आर। याद है, हमने अभी भी थोड़े समय पहले चैप्टर नंबर 1 में भी ये बात पढ़ी थी कि ग्रोथ रेट होती है बी इंटू आर। बी मतलब रिटेंशन रेट और आर मतलब रिक्वायर, जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न होगा। जब हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे, वो बिजनेस पे लगा हुआ पैसा हमें क्या कमा कर देगा? बिजनेस पे लगा हुआ पैसा हमें क्या कमा कर देगा? बोलिए, क्लियर है ये बात? इज इट ऑल एब्सोल्युटली क्लियर? पक्की बात है, समझ आ गई आपको ये सारी बातें? शाबाश। तो ये बातें भी आपको समझ आ गई। तो बेटा देखो, इसे तो कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। यानी अगर एक बिजनेस चल रहा है तो मतलब मान के चलो कि बी इंटू आर जितनी ग्रोथ तो उसे हर साल मिलती ही रहेगी। उसके लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगाने की, फॉरेन से, बाहर से, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है। लेकिन सर, ईएफआर क्या होता है? ईएफआर का मतलब होता है कि मानो अगर मैं कहूं कि मुझे सिर्फ इतनी सी ग्रोथ नहीं चाहिए, मान लो ये ग्रोथ है 5%, मैं कह रहा हूं भाई मुझे 5% ग्रोथ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 40% ग्रोथ। तो अगर मुझे 40% ग्रोथ चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि 40% ग्रोथ के लिए मुझे 5% ग्रोथ नहीं चाहिए, मुझे 40% ग्रोथ चाहिए, 40% ग्रोथ चाहिए, तो मुझे बाहर से पैसा लाके लगाना पड़ेगा। यानी नई डिबेंचर्स बेचने पड़ेंगे, नई इक्विटी बेचनी पड़ेगी, नया पैसा लाना पड़ेगा, नया प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा, नई बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, नई मशीनें खरीदनी पड़ेंगी। तभी तो मैं बिजनेस को 40% बढ़ा सकता हूँ, 40% ग्रोथ दे सकता हूँ। इसी का टॉपिक को पढ़ते हैं, ईएफआर। यही हमारा टॉपिक है, एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट, की बाहर से कितने पैसे की जरूरत है। बोलिए, ये बातें आपको समझ आ रही? मैंने क्या कहा? थोड़ी बहुत? अभी तो थोड़ी बहुत समझ आएगी। लिखते हैं, पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी। ठीक है जी। इसके अंदर कंसेप्ट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ
एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट। देखिए बेटा, हम ये बात करने वाले हैं कि हमें एक्सटर्नल फंडिंग की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, हमें एक्सटर्नल फंडिंग की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। बोलिए, ये बात आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? यानी हाउ मच एडिशनल फाइनेंस डू वी नीड। अब वो एडिशनल फाइनेंस कहाँ से आ सकता है? इक्विटी से आ सकता है, डिबेंचर्स से आ सकता है, इन्हीं सब चीज़ों से तो आएगा, ठीक है ना? तो उसे निकालने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कैलकुलेट रिटेन्ड अर्निंग। पहले तो ये जानो कि रिटेन्ड अर्निंग कितनी होगी आफ्टर इंक्रीज ऑफ सेल। यानी आफ्टर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के ग्रो होने के बाद। क्या कहा मैंने आपको? बिजनेस के ग्रो होने के बाद सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि हमारी जो रिटेन्ड अर्निंग होगी वो कितनी होगी। समझ आता है आपको मैंने क्या कहा? ठीक है जी। देखिए, ये कैसे निकाला जाता है, पहले मुझे समझाने देंगे, पहले मुझे समझाने देंगे सिर्फ, ठीक है ना? अभी आप कुछ नहीं करेंगे, आप आराम से समझेंगे। देखिए, आप पहले ये बताएंगे कि न्यू सेल्स कितनी है। न्यू सेल्स का मतलब होता है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ओरिजिनल सेल कितनी है, प्लस मान लो हमें ग्रोथ परसेंटेज चाहिए जितनी भी, तो उतने परसेंट ग्रोथ करने के बाद हमारी न्यू सेल्स कितनी आती है। ठीक है जी। अब ये हमें पता लग गया, तो नई सेल्स पता लग गई। इसे हम कई बार प्यार से इसे S1 भी बोल देते हैं। याद रखोगे इसे क्या बोल देते हैं? S1। S0 मतलब जीरो पीरियड की सेल, यानी जो अभी तक पास्ट में रही है, और आफ्टर ग्रोथ जो सेल होगी वो S1 हो जाएगी, तो उसे S1 भी बोल दिया जाता है। कूल। अब उसे मल्टीप्लाई कर दो प्रॉफिट परसेंटेज से, प्रॉफिट परसेंटेज से, ठीक है ना? इसे चाहे आप इसे नेट प्रॉफिट परसेंटेज, नेट प्रॉफिट मार्जिन बोल दो, यानी आप इसे इनटू कर दो M से। M मतलब प्रॉफिट मार्जिन। M मतलब क्या है दोस्तों? प्रॉफिट मार्जिन। बोलिए, ये दोनों बातें समझ आ गई? अच्छा मुझे बताओ, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सोच के बताइए। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नया वाला प्रॉफिट आ जाएगा, करेक्ट? यानी बेसिकली आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर ग्रोथ, M इंटू S1, है ना? ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर ग्रोथ। अब इसमें से मान लो वो कह देता है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो पता है हमें, 40% है, 50% है, 10% है, तो इसमें से आप एक काम करिए, डिविडेंड की जो पे आउट है उतनी परसेंटेज निकाल के माइनस कर दो। यानी कि इसमें से माइनस कर दो डिविडेंड। वो कैसे आएगा? वो आएगा प्रॉफिट इनटू डिविडेंड पे आउट रेट। इसमें माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा? सोच के बताओ। अब आपके पास रिटेन्ड अर्निंग बचेगी, रिटेन्ड अर्निंग। आपके पास क्या बचेगी दोस्तों? रिटेन्ड अर्निंग बचेगी। क्या ये बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? रिटेन्ड अर्निंग बचेगी। इज इट क्लियर? मैंने जो बात बोली हैं अभी तक की बातें आपको समझ आ गई हैं? ये इसका मेथड नंबर 1 था। इसे कुछ लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकालते हैं। आप मुझे बताना कि डायरेक्ट फॉर्मूला आपको समझ आ रहा है कि नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूले से पता है कैसे निकलता है? लोग इसे बोलते हैं MS1 1 माइनस बी। सोचो, यही तो आपको पता है,
यही तो निकाला हमने। अगर आप गहराई से सोचो तो रिटेन्ड अर्निंग यही तो है, यही तो रिटेन्ड अर्निंग है। कितने बच्चों को समझ आई ये बात कि यही तो रिटेन्ड अर्निंग है सर। और कौन है रिटेन्ड अर्निंग? देखो हमने क्या किया है, हमने लिखा एम, एम मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। एम कौन है? प्रॉफिट परसेंटेज। और ये है नई सेल, तो नई सेल पे प्रॉफिट निकाल दिया तो प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट में 1 माइनस रिटेंशन रेट, बी क्या होता है? बी होता है रिटेंशन रेट। तो 1 माइनस बी मतलब डिविडेंड पे आउट रेट। तो हमने अगर इसमें से 1 माइनस बी कर दिया तो बताइए हमने क्या कैलकुलेशन कर दिया एक्चुअली में। ये बेसिकली तब की सिचुएशन है जब हम मान के चलते हैं कि दोनों बराबरी पे होंगे, डिविडेंड पे आउट भी बराबर होगा और रिटेंशन भी बराबर होगी, ठीक है ना। बट ऑब्वियसली रेशियोज चेंज भी हो सकती है ना। यानी अब देखो आपको ना इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि मैं ही मान रहा हूँ 50-50% है दोनों, पर जो बी है वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो हमेशा जितना डिविडेंड पे आउट रेट है उसके बराबर हो। तो इसे एक काम करते हैं, इसे ना और सिंपल कर देते हैं आपके लिए कि इसे सीधा सीधा बी से मल्टीप्लाई कर दो। बी मतलब रिटेंशन रेट। आईसीआई से पता है कैसे समझाता है? अभी आप लिखना नहीं, बस समझना। आईसीआई इस फॉर्मूला को ऐसे समझाता है, वो ये कहते हैं कि देखो उनकी ना आदत है फॉर्मूला को और टफ बनाने की। एम एस वन 1 माइनस डी लिख देते हैं वो लोग, डी। और डी का मतलब होता है डिविडेंड पे आउट रेट। तो वो ये बोलना चाहते हैं कि डिविडेंड पे आउट रेट में से 1 माइनस कर दो, 1 में से डिविडेंड पे आउट रेट माइनस कर दो तो रिटेंशन रेट बन जाएगा। तो डायरेक्ट रिटेंशन रेट भी लिख सकते हो, 1 माइनस डी भी लिख सकते हो। अब ज़्यादा क्लियर हो गया? अब दोनों तरीके से लिखने से अब कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो गया कि हमने, देखो बेटा मेरी बात को समझो, इतनी सेल करी, इस सेल पे इतना प्रॉफिट कमाया, तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया। अब नया नए ज़माने में कितना प्रॉफिट आएगा, उसमें से इतने परसेंट हमने रिटेन कर लिया। और या फिर इतने परसेंट हम ये कहें कि हमने डिविडेंड बांटा था तो 1 माइनस डिविडेंड का मतलब बचा हुआ रिटेंशन रेट आ गई, तो रिटेंशन रेट को इससे इंटू कर दिया। बोलिए क्या ये दोनों बातें आपको समझ आ गई? सर मुझे ना फॉर्मूला वाला ज़्यादा मज़ेदार नहीं लग रहा, मुझे तो इक्वेशन वाला, यही स्टेटमेंट वाला ही ज़्यादा सही लग रहा है। मुझे खुद भी स्टेटमेंट वाला ही ज़्यादा सही लगता है। मैं खुद भी चाहता हूँ कि आप स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन करो, बट क्योंकि मुझे फॉर्मूला भी समझाना है इसलिए मुझे कराने तो दोनों ही पड़ेंगे ना। क्योंकि वरना आप कहोगे सर आपने तो एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला नहीं समझाया, इसलिए मैं फॉर्मूला भी साथ साथ समझाता हुआ चल रहा हूँ। बट मैं चाहता यही हूँ कि आप इक्वेशन मोड से ही करें, ऐसे दोनों पे बराबर मार्क्स देगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उल्टा इसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा, समझ आया होगा हमने क्या किया है। पहले बताइए यहाँ तक लिख लिया आपने मेरे साथ? लिख लिया आप सबने? कूल, एब्सोल्युटली कूल। बोलिए बेटा यहाँ तक की बातचीत आप सभी को समझ आ गई मैंने क्या कहा? कूल। इसके बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। अब देखिए जरा क्या होता है। अब 2 मिनट आप लिखिएगा नहीं, पहले समझिएगा, ठीक है। हम सीखना चाहते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट। यानी अब हम ये सीखना चाहते हैं कि हमें ईएफआर कितना चाहिए। हम क्या सीखना चाहते हैं कि हमें ईएफआर कितना चाहिए, ठीक है। अब जरा पेन रख दो और थोड़ी देर बात को समझो। इसमें ना हम ये अज्यूम करते हैं, पहले मैं कुछ लिखूंगा फिर इरेज कर दूंगा फिर दोबारा समझाऊंगा, इसलिए पहले ध्यान देना। हम मान लेते हैं हमारे पास एक बैलेंस शीट है। इमेजिन करो कि हमारे पास एक बैलेंस शीट है, ठीक है। और मान लेते हैं इस बैलेंस शीट में हमारे पास फिक्स एसेट भी है, हमारे पास करेंट एसेट भी है, हमारे पास करेंट लाइबिलिटी भी है, हमारे पास इक्विटी भी है और हमारे पास डेट भी है। यही सब कुछ होता है यूजुअली बैलेंस शीट्स में। अग्री और डिसअग्री? अग्री। अब मेरी बातों को समझो। अगर मैं कहता हूं कि हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो बिजनेस बढ़ाने पे मान लेते हैं कि मैं आपको यह कह रहा हूं कि हमें अपना 40% बिजनेस बढ़ाना है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ओल्ड फिक्स एसेट होंगे अब वो 40% बढ़ाने पड़ेंगे, यानी जो ओल्ड करेंट एसेट्स होंगे वो भी अब 40% बढ़ाने पड़ेंगे। इसका हम ये मतलब मान लेते हैं कि जो ओल्ड करेंट लायबिलिटी थी वो भी 40% बढ़ेंगी। जब बिजनेस बढ़ता है ना बेटा, देखो जब बिजनेस बढ़ता है यूजुअली क्या होता है, फिक्स एसेट उसी रेशियो में बढ़ाने पड़ते हैं। मान लो अगर मुझे 40% और बिजनेस करना है तो मुझे 40% फिक्स एसेट और खरीदने के लाने पड़ेंगे। अगर मेरी कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज थी, मैं ये मानता हूं कि जो मेरे पास प्लांट था, जो मेरे पास बिल्डिंग थी, जो मेरे पास मशीनरी थी, वो ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज थी। बोलो मैंने क्या कहा? मैं ये मानता हूं कि मेरे पास जितनी प्लांट बिल्डिंग थी वो ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज थी।
क्या कहा मैंने, मेरे पास जितनी भी प्लांट बिल्डिंग थी वो सब ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज थी। अगर मुझे अपने बिजनेस को 40% बढ़ाना है तो मुझे 40% प्लांट बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, तो मुझे 40% फिक्स एसेट्स को बढ़ाना पड़ेगा, 40% करेंट एसेट्स को बढ़ाना पड़ेगा, 40% करेंट लायबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इन्हीं की मदद से तो हमें पता लगेगा कि कितनी एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट बढ़ानी है। यही दोनों तो एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो इक्विटी से पैसा मंगाते हैं, डेट से पैसा मंगाते हैं, वही तो ईएफआर है। ईएफआर किस पैसे को रेफर करता है? इन दोनों से जो एडिशनल पैसा रेस करना है, पुराना नहीं, एडिशनल जितना रेस करना है वही तो पता लगता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। हम क्या करेंगे, हम इनका टोटल देखेंगे कि हमें कितने फिक्स एसेट और करेंट एसेट चाहिए, उसमें से नए वाले करेंट लायबिलिटीज कितनी चाहिए ये पता लगा लेंगे। आप ऐसे भी कह सकते हो कि फिक्स एसेट का कितना चेंज आया, करेंट एसेट्स का कितना चेंज आया, इन दोनों को ऐड करो और उसमें करेंट लायबिलिटी का चेंज माइनस कर दो, क्योंकि वो पैसा हमें मिल गया यहाँ से। तो जो बचा हुआ है उसको रिटेन्ड अर्निंग माइनस कर दो, उस फिगर में से रिटेन्ड अर्निंग माइनस कर दो, तो हमें पता लग जाएगा कि इन दोनों से कितना एडिशनल चाहिए। यानी इन शॉर्ट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बैलेंस शीट के कंसेप्ट में हमें ये पता है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड लायबिलिटी साइड बराबर होती है। तो अगर मुझे इन दोनों का इंक्रीज पता लग गया, इसका इंक्रीज पता लग गया, तो इन दोनों का भी इंक्रीज पता लग जाएगा ना हमें, बैलेंस शीट को इस्तेमाल करके। किसे इस्तेमाल करके बेटे? बैलेंस शीट को इस्तेमाल करके हमें यह भी पता लग जाएगा इजीली। अग्री और डिसअग्री? समझते हैं आप मेरी बात? तो हमें यह पता लग जाएगा कि हमें एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट कैसे आएगी। अब सुनो जरा, एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट निकालने का डायरेक्ट क्या तरीका होता है। देखिए, हम ये देखना चाहते हैं कि हमें करेंट एसेट, देखिए फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, ये क्या हुआ? अगर आप ध्यान से देखो तो फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट टोटल एसेट हुए, टोटल एसेट में से करेंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। एक तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो अगर मान लो हमारी सेल G% बढ़ी है, मान लेते हैं 40% बढ़ी है, तो इसको भी 40% बढ़ना चाहिए, यानी इसको भी G% पे बढ़ना चाहिए। यानी हमें इतने पैसे की जरूरत है, इतने पैसे की आवश्यकता है। अग्री? और उस पैसे में से जितना पैसा रिटेन्ड अर्निंग से आ गया है, तो बचा हुआ पैसा एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट होगी। बचा हुआ पैसा क्या होगी? एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट। मैं इसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, थिंग्स विल बिकम बेटर, फिर हम फॉर्मुला लिखने आएंगे। आइए पहले मैं एक क्वेश्चन पढ़वाता हूं, जरा इधर देखो, आराम से समझना, बहुत प्यार से समझना। क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है। वो कहता है बैलेंस शीट ऑफ मेसर सनरी लिमिटेड इज, ये 2023 की बैलेंस शीट दे रहा है हमें। देखो क्या बोलता है, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश, ये सब हमारे करंट, ये फिक्स एसेट है, ये सब करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी है। ठीक है जी, ठीक है सर। मतलब ये वो सब बातें हैं जिन, ये फिक्स एसेट और करंट एसेट्स हैं, और ये हमारी बेसिकली वो वाली करंट लायबिलिटी है जो प्रोपोर्शनली बढ़ेगी अगर सेल बढ़ती है तो। देखो जरूरी नहीं है शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन तो एक एक्सटर्नल फंडिंग है। शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटी नहीं है, वो तो एक्सटर्नल फंडिंग है। वो तो हम किसी से लोन ले रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, वो तो एक्सटर्नल फंडिंग में आएगा ना। वो दोनों तो एक्सटर्नल फंडिंग में आएंगे। तो इसलिए ये सब और ये सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे जिस रेशो में सेल बढ़ेगी, जिस रेशो में ग्रोथ होगी। सुनो, ये जो हमारा ईयर है, इस ईयर की सेल थी 6000 लैक्स, लेकिन एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन सेल है 20%, यानी हमें उम्मीद है कि हमारी सेल 20% बढ़ने वाली है, और प्रॉफिट मार्जिन है 4%, और डिविडेंड पे आउट रेशियो है 50%, यानी हम आधा प्रॉफिट में दे देते हैं वो। अब ये कंपनी डिजायर्स कहता है, ये तो चलो बात की बात है, ये तो कंडीशंस है। पहला फर्स्ट पॉइंट पे आओ, वो कह रहा है डिटरमाइन करो एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट, यानी वो यहाँ तक पहुंच गया है। वो हमें कह रहा है जी एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट बताओ, यानी वो हमसे पहला स्टेप और दूसरा स्टेप चाहता है। तो बताओ हम क्या करेंगे। आइए मेरे साथ क्वेश्चन कॉपी करिए। करते करते तो क्वेश्चन में ना ज़्यादा समझ आएगा, फॉर्मूला लिखना डिफिकल्ट है, क्वेश्चन समझना आसान है। सुनो, सॉल्यूशन नंबर 1। देखिए, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जब हमें ये निकालना होता था तो हम सबसे पहले ये पता लगाते थे कि ओरिजिनल सेल में कितनी % ग्रोथ करके नई सेल कितनी चाहिए। तो चलिए हम भी सबसे पहले यही निकालते हैं, है ना। कैलकुलेशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, यही हमारा स्टेप 1 होगा।
कि हमें रिटेन्ड अर्निंग कितनी चाहिए। उसके लिए हम न्यू सेल्स निकाल लेते हैं। देखिए बेटा, पुरानी सेल थी 6000 लैक्स, लेकिन अब उसमें 20% सेल बढ़ने वाली है, तो नई सेल हो जाएगी 7200 लैक्स। ठीक है, इसमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? प्रॉफिट परसेंटेज है 4%। तो अगर मैं 4% प्रॉफिट कमाता हूँ इस बिजनेस पे, तो आप मुझे ये बताइए कि हमारा इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना आ गया कुल मिला के? 288 लैक्स। ठीक है, अब इसमें से हम ये कह रहे हैं कि हम 50% डिविडेंड दे देते हैं। तो देखो, हमें यही करना होता है, इसमें से डिविडेंड माइनस करके रिटेन्ड अर्निंग आएगी। तो अगर 288 लाख कमाएंगे हम, तो इसमें से डिविडेंड कितना देंगे? यानी 288 का 50% हम डिविडेंड दे देंगे ग्रोथ के बाद, यानी 144 लाख का तो हम डिविडेंड दे देंगे, यानी बचा हुआ 144 लाख तो बिजनेस के अंदर यूज हो सकता है। रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है जी, इसे आप इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हो कि ये प्लॉट बैक प्रॉफिट है। प्लॉट बैक प्रॉफिट समझते हो क्या होता है? वो प्रॉफिट जो हमने बांटा नहीं, बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर दिया। तो 144 लाख का प्रॉफिट तो हमें बिजनेस के अंदर ही हो जाएगा, जिसे हम बिजनेस में ही रीयूज कर लेंगे। क्या आप सभी को फर्स्ट स्टेप समझ आ गया? आई होप। क्वेश्चन करना आसान लगता है ना? खाली बेयर फॉर्मूला पढ़ना इस क्वेश्चन, इस चीज में टफ लगता है, बट आई होप कि विद दिस क्वेश्चन द थिंग्स मस्ट हैव बिकम क्लियर कि हाँ सर, ये बात तो समझ आ गई कि हमने 144 लाख का रिटेन्ड अर्निंग कमा लिया जो हम बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे, जो हम बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे। अग्री? आपने कहा राइट। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भैया हमें एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, तो अब आप फॉर्मूला लगाओ। देखिए, एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट का क्या फॉर्मूला था? फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इनटू ग्रोथ परसेंटेज, जितनी हमें ग्रोथ चाहिए, माइनस रिटेन्ड अर्निंग। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो इस बात को ना समझो भी सही, सिर्फ रटो मत। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा फिक्स एसेट और करंट एसेट मिलाकर 14,000 थे, यानी अगर मैं स्टेप 2 बोलूं, ठीक है ना, अगर मैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट करना चाहता हूं कि मुझे बाहर से कितना पैसा चाहिए, तो मुझे बाहर से जो बिजनेस में पैसा चाहिए वो कितना चाहिए? तो आप ये कहोगे कि फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी इनटू ग्रोथ परसेंटेज माइनस रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट। इसका अर्थ ये हुआ, 6000 के फिक्स एसेट थे, 8000 के करेंट एसेट थे, 2000 की करेंट लायबिलिटी थी। 2000 की थी ना हमारी करेंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन को करंट लायबिलिटी नहीं गिनेंगे, क्योंकि वो तो एक्सटर्नल फंडिंग का पैसा है, वो तो किसी और का पैसा ले रखा है हमने, है ना? तो वो बिजनेस के साथ साथ नहीं चेंज होती ना शॉर्ट टर्म फंडिंग, इसलिए बिजनेस पे बेस्ड नहीं है। जो बिजनेस पे बेस्ड है, जैसे अगर जैसे जैसे अगर बिजनेस में 20% ग्रोथ है, अगर सेल में 20% ग्रोथ है, तो ये तीनों चीजें भी 20% ग्रो करनी चाहिए, ये हम कह रहे हैं। तो इस पर 20% की ग्रोथ चाहिए हमें, और हमारे पास ऑलरेडी 144 लाख रिटेन्ड अर्निंग से आ चुका है। तो आप मुझे बताइए हमें इधर कितना पैसा चाहिए? हमें यहाँ पे चाहिए 2400 लैक्स, जिसमें से 144 लाख हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग से आ चुका है। तो हमारी एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट कितनी है? आप मुझे बताइए कि हमें बाहर से कितना पैसा रेस करना पड़ेगा? 2256 लैक्स हमें रेस करना पड़ेगा बाहर से। ये हमारी एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये बातचीत थोड़ी बेटर तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है ना? लेकिन मैं इसे और डेप्थ में समझाना चाहता हूं, मैं इसे ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली नहीं पढ़, देखो 2 ही क्वेश्चन है मेरे पास इस चैप्टर में कराने के लिए भी आपको, तो मैं इसे सुपरफिशियली नहीं कराना चाहता, ऊपर ऊपर से मैं इसे डेप्थ में जाके कराना चाहता हूँ, एक एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो इतना आसान वाला नहीं आएगा, वो इसमें मॉडिफिकेशन करके देगा, इसमें ऑल्टरेशन करके देगा। तो आपको पहले लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक नहीं पता होगा तो फॉर्मूले कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना?
लिख लिया आपने ये? ठीक है, आपने कहा इतना लिख लिया। मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दो। देखो, मैं अपने मन में पता है क्या समझ रहा हूँ? सुनो, मैं अपने मन में ये समझ रहा हूँ कि दोस्त हमारे पास फिक्स एसेट थे पुराने 6000, लेकिन अब हमने उन्हें 20% बढ़ा दिया होगा, यानी हमने उन्हें 1200 रुपए के फिक्स एसेट बढ़ा दिए होंगे। हमारे पास करेंट एसेट थे 8000, हमने उन्हें भी 20% बढ़ा दिया होगा, यानी 1600 वो भी बढ़ा दिए होंगे। तो बेसिकली हमने इंक्रीज कितना करा होगा अपने करेंट एसेट और फिक्स एसेट्स को? हमने अपने करेंट एसेट और फिक्स एसेट को, अगर आप ध्यान से देखें इस हिसाब से, तो 2800 इंक्रीज करा होगा। फिक्स एसेट में 1200 एक्स्ट्रा लगे होंगे, करेंट एसेट में 1600 एक्स्ट्रा लगे होंगे। लेकिन हमने जो करेंट लायबिलिटी है, जो हमने किसी और का पैसा लगवा रखा है अपने बिजनेस में, करेंट लायबिलिटी वही होती है ना, वो 2000 थी, वो भी तो 20% बड़ी होगी, यानी उसमें भी तो 400 लैक्स हमने किसी और के लगवाए होंगे, तो वो हमारी जेब से नहीं लगे। इसका मतलब बताओ हमें एडिशनल फंड्स कितने लाने पड़े होंगे बिजनेस में, एडिशनल फंडिंग कितनी लानी पड़ी होगी। अब आपको समझ आ रहा है कि 2800 एडिशनल लाने थे, जिसमें से 400 यहीं से आ गए, तो यानी 2800 माइनस 400, यानी हमें 2400 एडिशनल चाहिए थे। उस 2400 में से हमारे पास 144 की तो रिटेन्ड अर्निंग थी, तो वो यूज हो जाएगी, यानी बचा हुआ 2156 हमें इन पैसों से लाना पड़ेगा। इन पैसों का मतलब क्या है? इक्विटी से, लॉन्ग टर्म डेट से, शॉर्ट टर्म डेट से, उनसे उठाना पड़ेगा वो पैसा। उन पैसों से, उन तीनों से ये पैसे मंगवाने पड़ेंगे। क्या अब आपको बात समझ आई मैंने क्या कहा? हाँ सर, अब जाके बात थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी है। यानी ये भी अभी फाइनल आंसर नहीं है सर। ये अच्छा 2256 था, सॉरी, दिस माइनस दिस, और उसमें से 144 हटाओ तो 2256 आता है। यानी हमें 2256 अभी और रेस करना है। किससे? इक्विटी से, डेट से और शॉर्ट टर्म डेट से। इन लोगों से पैसा रेस करना है, ठीक है ना? कूल। आई होप नाउ दिस विद दिस डायग्राम थिंग्स आर क्लियर कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन अब इसके बाद क्या करना होता है? वापिस आइए नोट्स पे। अच्छा देखो, ये फॉर्मूला कब काम आएगा ये भी लिखिए। ऐसे लिखिए, दिस फॉर्मूला is of use when fixed asset, current liability all are increasing in same ratio as increase in sales। यानी जितने प्रतिशत सेल बढ़ी है उतने ही परसेंट ये सब चीजें भी बढ़ रही हूं, उतने ही परसेंट ये सब चीजें भी बढ़ रही हूं, उतने ही परसेंट ये सब चीजें भी, ये चीजें भी बढ़ रही हूं। मैं क्या बोला हूं, आपको समझ आई मेरी बात? मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बेटा जितने परसेंट सेल बढ़ी है उतने ही परसेंट ये सब चीज़ें भी बढ़ी हों, तब बात बनती है। ठीक है जी? अदरवाइज बेटर टू यूज बैलेंस शीट अप्रोच, वरना बेटर है कि हम बैलेंस शीट अप्रोच को यूज करें। बैलेंस शीट अप्रोच क्या कहती है, देखिए जरा नोट्स में। बैलेंस शीट अप्रोच ये कहती है कि जो फिक्स एसेट पुराने थे प्लस एडिशनल कितने चाहिए, तो न्यू पता लग जाएंगे। करेंट एसेट भी ओल्ड प्लस एडिशनल कितने चाहिए, वो भी न्यू पता लग जाएंगे। ऐसे ही करेंट लायबिलिटी भी ओल्ड प्लस एडिशनल कितनी चाहिए, वो भी न्यू पता लग जाएगी। और फिर हमें यहां पे समझ आ जाएगा कि जो हमारी इक्विटी है, डेट है, ओल्ड ये कितनी थी, प्लस एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट कितनी है। मतलब ये समझ आ जाएगा कि हमें एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट इनसे कितना पैसा उठाना है।
बोलो, बातें समझ आई आपको मैंने क्या कहा? मतलब ओल्ड इक्विटी कितनी है, ओल्ड डेट कितनी है, उन्हें उनके हिसाब से पता लग जाएगा साथ में कि हमें एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट कितनी है। बोलिए, ये बातें आपको क्लियर हो गई मैंने क्या कहा? कूल। ये बात भी अगर आपको समझ आ गई है तो आई एम वेरी हैप्पी। इसके बाद आता है एक आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 3। जो एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट आपने निकाली है, मान लो आपने पता लगाया कि आपको एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट चाहिए 2256 लैक्स की। कितने लैक्स चाहिए? 2256 लैक्स चाहिए। बट उसमें से कितना इक्विटी से आएगा, कितना डेट से आएगा, कितना शॉर्ट टर्म डेट से आएगा, वो भी तो देखना पड़ेगा। मैं क्या बोला, समझ आई आपको बात? मतलब उसमें से कितना पैसा इक्विटी, इसमें से कितना पैसा न्यू इक्विटी से आएगा, कितना पैसा न्यू लॉन्ग टर्म डेट से आएगा, कितना पैसा न्यू शॉर्ट टर्म डेट से आएगा, वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होता है। यानी इसके बाद का काम, नाउ फाइंड डिफरेंट components of external funding requirement as per information given in the question। मतलब इसमें क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन मैटर करेगी, इसमें मेरी कोई ज्ञान मैटर नहीं करेगा, सिर्फ क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन मैटर करेगी कि वो क्या कहता है कि ये जो 2256 आपने रेस करना है उसमें से कितना डेट से, कितना लॉन्ग टर्म डेट से, कितना शॉर्ट टर्म डेट से, कितना इक्विटी से आएगा। वो क्वेश्चन की कंडीशंस को देखकर पता लगता है, हर क्वेश्चन में अलग कंडीशन होगी। तो बेसिक 3 स्टेप हैं। कौन-कौन से 3 स्टेप हैं जल्दी बताओ? कौन-कौन से 3 स्टेप्स हैं पहले ये बताओ? पहला, रिटेन्ड अर्निंग पता लगाओ कि कितना पैसा तो हम अपने घर से ही निकाल लेंगे, मतलब बिज़नेस में से ही निकाल लेंगे। फिर ये पता लगाओ हमें एक्सटर्नल पैसा चाहिए कितना? मतलब रिटेन्ड अर्निंग यूज़ करने के बाद भी कितना और पैसा चाहिए? तो वही तो ये एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट है। फिर उस एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को पढ़ो। यानी हमें अब निकालना होगा कि जो एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट है हमारी, उसमें से कितना पैसा इक्विटी से आएगा, फ्रॉम इक्विटी आएगा, कितना पैसा फ्रॉम लॉन्ग टर्म डेट आएगा, और कितना पैसा फ्रॉम, आप ये कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म डेट आएगा। ओके सर, ये बात समझ आ गई हमें। सर हमें ये बात समझ आ गई कि आप क्या कह रहे हो कि ईएफआर में से कितना पैसा हमारा किस सोर्स में से आएगा, कितना पैसा इक्विटी से आएगा, कितना पैसा डेट से आएगा, वो भी लॉन्ग टर्म से आएगा, शॉर्ट टर्म से आएगा, कहाँ से आएगा। सर ये बात थोड़ी-थोड़ी समझ आने लगी है। सर ये बात हमें थोड़ी-थोड़ी समझ आने लगी है। बोलिए, ये बातें क्लियर हैं आपको? शाबाश! बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं फिर। देखिए, अगर ये दोनों बातें आपको क्लियर हैं, तो अब इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3 पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन का यहाँ तक तो बातचीत समझ आ गई थी कि हमने करंट एसेट और इन सबको 20% बढ़ा दिया, करंट लायबिलिटी को भी 20% बढ़ा दिया, उससे कैलकुलेशन कर दी। यानी पहले ये सोचा कि कितनी रिटेन्ड अर्निंग होगी, कितना एडिशनल फंड्स चाहिए, उसमें से रिटेन्ड अर्निंग हटा दो तो इतनी एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट है। अब आइए क्वेश्चन के टफ वाले पार्ट पे। देखिए, कंपनी अपनी कंडीशंस दे रहा है। फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट, वो कहता है कितना पैसा शॉर्ट टर्म लोन, कितना पैसा लॉन्ग टर्म लोन, या कितना पैसा इक्विटी से लाना है। यानी अब आपको ये बताना है कि इस ईएफआर में से कितना पैसा शॉर्ट टर्म लोन से, कितना पैसा लॉन्ग टर्म लोन से, और कितना पैसा इक्विटी से रेज करना है। अब ये एक सवाल आपके सामने उठा है। उसके लिए मैंने क्या कहा था, कंडीशंस देखो। चलो कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन, वो कहता है, देखो ध्यान से सुनो, सेल्स टू शॉर्ट टर्म लोन एंड पेएबल एंड प्रोविजन इन द रेशियो ऑफ 4:3 होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या बताई उसने? तो चलिए स्टेप 3 पढ़ते हैं। स्टेप 3 में कंडीशन नंबर 1,
कंडीशन 1 पढ़ो क्या है, कहता है सेल्स टू, यानी वो एक रेशियो दे रहा है सेल्स, और सेल्स के नीचे क्या बता रहा है, वो कह रहा है शॉर्ट टर्म लोन एंड पेएबल एंड प्रोविजन। वो कह रहा है शॉर्ट टर्म लोन, पेएबल एंड प्रोविजंस, ये सब मिलाकर कितना होना चाहिए, ये सब मिलाकर होनी चाहिए नई रेशियो 4:3। बोलिए ये बातें आपको क्लियर है, कंडीशन क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, ग्रोथ के बाद ये सब हो कितना जाएगा, पहले ही कितना, हमें क्या क्या पता है इसमें से, सुनो। हमें ये बात पता है कि पुरानी सेल थी 6000 लैक्स, और 6000 लैक्स में 20% की ग्रोथ हुई थी, तो जो सेल हुई थी वो ऑलरेडी 6000 प्लस 20% हो चुकी है। ठीक है, मुझे अभी शॉर्ट टर्म लोन नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन मुझे पेएबल एंड प्रोविजन पता है। देखो, पेएबल एंड प्रोविजन हमारा करंट लायबिलिटी है, वो भी 20% बढ़ चुका है, यानी वो भी 2000 प्लस 20% हो चुका है। पहले बताओ ये कंडीशन समझ आई। अब आपका दिल पता है क्या कहेगा, आपका दिल कहेगा सर शॉर्ट टर्म लोन को भी 20% बढ़ा दो, ऐसा कहाँ लिखा है। मुझे क्या पता मैंने शॉर्ट टर्म लोन 20% लिए हैं कि नहीं लिए, मुझे नहीं पता ये बात। यही तो कैलकुलेट करना है बेटा, शॉर्ट टर्म लोन ही तो कैलकुलेट करना है कितने एडिशनल शॉर्ट टर्म लोन लिए हैं, और आप कह रहे हो उसे भी 20% बढ़ा लो। नहीं, वो सेल की रेशियो में नहीं बढ़ता। देखो मेरी बात को सुनो, जब सेल 20% बढ़ती है तो फिक्स एसेट 20% बढ़े होंगे क्योंकि हमने नई मशीनरी डाली होगी, करंट एसेट बढ़े होंगे क्योंकि उतने डेटर बढ़े होंगे उसी रेशियो में, 20% रेशियो में, उसी रेशियो में कैश वगैरह भी बढ़े होंगे, कैश सेल्स वगैरह बढ़ी होंगी। अगर अगर सेल 20% बढ़ी तो उसी रेशियो में क्रेडिटर भी बढ़े होंगे क्योंकि लोन लिए होंगे, प्रोविजन हुई होंगी, तो यानी वो सब चीज़ें 20% बढ़ी होंगी। बट लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, डेट, डिवेंचर्स, इक्विटी, ज़रूरी नहीं है कि 20% बढ़ाओ। इसलिए वही तो निकालने का क्वेश्चन है, आप तो पूरे क्वेश्चन पे ही पानी फेर रहे हो। आपको मेरी बात समझ आ रही है मैंने क्या कहा, वो 20% थोड़ी ना बढ़े। सुनो, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आया, ये आया 7200 अपॉन शॉर्ट टर्म लोन प्लस 2400 इज इक्वल टू 4/3। कोई ऐसा दिव्य बच्चा है जो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मुझे आंसर बता देता हो, डायरेक्टली आंसर बता देता हो। बताओ कितना आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स कितने आ जाएंगे, 3000। इस पूरे फॉर्मूला को सॉल्व करके न्यू शॉर्ट टर्म लोन्स कितने होने चाहिए, एक बच्चे ने कहा 3000 लैक्स होने चाहिए, ठीक है। और ओरिजिनल कितने थे, अबे यार ओरिजिनल भी उतने ही थे, यानी इनमें कोई चेंज ही नहीं आया है, इसका अंदर शॉर्ट टर्म लोन से कोई पैसा नहीं रेस किया। देखो न्यू भी इतने होने चाहिए, और हमें ये बात पता थी कि ओरिजिनल भी शॉर्ट टर्म लोन उतने ही थे, तो क्या हम शॉर्ट टर्म लोन से कोई पैसा रेज कर सकते हैं, नहीं, यानी शॉर्ट टर्म लोन से कोई भी पैसा रेज नहीं किया गया, यानी उसने जो पूछी थी ये लाइन कि डिटरमाइन द अमाउंट टू बी रेज फ्रॉम शॉर्ट टर्म फंड्स, वो हमारा जो ए वाला पार्ट था, अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट रेस्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म लोन, वो जीरो हो जाएगा, यानी शॉर्ट टर्म लोन ने कुछ नया साथ नहीं दिया, ग्रोथ में कुछ नहीं दिया उसने। आई होप कि कंडीशन को पढ़ना समझ आ गया आपको, बोलो कंडीशन को पढ़ना समझ आया, कि सर ठीक तो बात है ना, उसने कहा सेल, उसकी बात को पढ़ते जाओ, जो वो कह रहा है बस वो करते जाओ। उसने कहा सेल अपॉन शॉर्ट टर्म लोन प्लस प्रोविजन 4/3 की रेशो के बराबर होनी चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने दिमाग लगाया ही नहीं। मैंने कहा देखो भाई, सेल 20% बढ़ गई, पेबल एंड प्रोविजन भी 20% बढ़ गए, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन कितना होगा वो आप निकालते हैं, चलो। तो हमने क्रॉस करके निकाला, 3000 आया, पहले भी 3000 था, तो इसका मतलब उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, उसने कुछ स्पॉन्सर नहीं किया, उसने कुछ एडिशनल पैसा नहीं लाया, यानी शॉर्ट टर्म लोन कोई एडिशनल पैसा नहीं लाया। बोली बातें क्लियर हो गई आपको, क्या कहा मैंने, शॉर्ट टर्म लोन कोई एडिशनल पैसा नहीं लाया, इसका ये मतलब है, ठीक है। बी कंडीशन पे चलते हैं, चलो। कंडीशन नंबर बी पढ़िए, लॉन्ग टर्म फंड से कितना पैसा आया है,
तो हम बी पॉइंट निकालते हैं, यानी कंडीशन 2। देखिए वो ये कहता है रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म लोन इज 1.5। वो ये कहता है रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म लोन वो 1.5 होगी। अब मुझे बताइए हमारे फिक्स एसेट कितने थे? याद है फिक्स एसेट भी 20% बढ़ गए थे। मैंने क्या कहा था, फिक्स एसेट, करंट लायबिलिटी सब 20% बढ़े होंगे, सब 20% बढ़े होंगे। अग्री और डिसअग्री? अग्री। तो बताइए हमारे फिक्स एसेट पहले कितने थे? 6000 के, वो भी 20% बढ़ गए थे। सेल भी 6000 थी, हाँ सेल भी 6000 थी और फिक्स एसेट भी 6000 थे, सही कह रहे हो। तो ये भी 20% बढ़ गए। लेकिन लॉन्ग टर्म लोन इस हिसाब से कितना होता है बताओ? बोलिए जी। बेटा ये आएगा 7200 डिवाइड बाय 1.5, 4800। तो आप मुझे बताइए न्यू लॉन्ग टर्म लोन्स कितने हो जाएंगे? 4800 लैक्स। और इसमें से ओरिजिनल कितने थे? लॉन्ग टर्म लोन्स ओरिजिनली कितने थे बेटे? देखो बैलेंस शीट को, ओरिजिनली थे 4000 के। तो यानी ये पैसा कितना लाएंगे? यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट रेज्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन्स, तो आप बोलोगे 800 लैक्स हमने लॉन्ग टर्म लोन से लिया है। आई होप ये कंडीशन भी क्लियर हो गई। जो क्वेश्चन कंडीशन में कह रहा है भाई मैं वो फॉलो कर रहा हूँ, मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कंडीशन हर क्वेश्चन में चेंज हो सकती है। अभी उसने फिक्स एसेट और लॉन्ग टर्म लोन की कंडीशन दी है, वो कुछ भी लिख के दे सकता है बेटे, बस आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए कि आपको वो कंडीशन की फॉर्मूला बनाना आ जाए, बस इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। क्या ये हर एक क्वेश्चन में सेम आएगी? क्या हमेशा ये सेम कंडीशन लिखी हुई मिलेगी आपको? नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। कूल। हाँ, रेशियो जैसा चैप्टर लग रहा है, रेशियो में भी हमने ऐसे कंडीशंस पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी इंटर में। तीसरा पॉइंट, वो कहता है डेट टू इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 1.5। डेट टू इक्विटी की रेशियो 1.5 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। पर रुको, एक बात बताओ, अगर मुझे टोटल फंडिंग रिक्वायरमेंट पता थी, उसमें से शॉर्ट टर्म ने 0 दिया है, लॉन्ग टर्म ने 800 दिया है, तो इक्विटी ने कितना दिया है वो ऑटोमेटिकली पता नहीं लग जाएगा? भाई 3 ही लोग थे पैसा देने वाले, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इक्विटी। अगर 2 ने पैसा बता दिया, एक ने 0 एक ने 800, तो तीसरे का अपने आप ही पता लग जाएगा। तो इधर देखते हैं सी पार्ट, टोटल ईएफआर रिक्वायर्ड, यानी कुल मिलाकर हमें कितना पैसा चाहिए? 2256 लैक्स, उसमें से लेस फंडेड बाय शॉर्ट टर्म लोन। बताइए जी, शॉर्ट टर्म लोन ने तो 0 दिया है, पागल है। और लॉन्ग टर्म लोन ने कितना दिया है? आप मुझे बताओ लॉन्ग टर्म लोन ने कितना पैसा दिया आपको? तो लॉन्ग टर्म लोन्स ने कहा कि अरे यार मैं आपको 800 लाख रुपीस दे सकता हूँ, है ना? ठीक है जी। तो बचा हुआ पैसा कौन देगा? यानी फंडेड बाय इक्विटी। सर फिर आपने तीसरी कंडीशन को तो यूज़ ही नहीं करा। बेटा तीसरी कंडीशन वेरीफाई करके देख सकते हो कि वो मैच हो रही है कि नहीं, बट निकालना तो इसी तरीके से पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर से ही। मतलब मैंने आपको ये कहा कि भैया बैलेंसिंग फिगर से पता लग रहा है कि मुझे इतने फंड्स की आवश्यकता है, ठीक है ना? इतने फंड्स की इक्विटी से आवश्यकता है। आई होप अब जाके जो मैंने 1, 2, 3 स्टेप्स लिखवाए हैं उनकी थोड़ी-थोड़ी सिग्निफिकेंस समझ आनी स्टार्ट हुई होगी कि हाँ सर, वो स्टेप्स इंपॉर्टेंट थे और क्यों थे वो बात समझ आ रही है मुझे। वो बात अब मुझे समझ आ रही है। हाँ या ना?
बोलिए जी। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। अच्छा, आप ये कह सकते हो मुझे कि सर ज़रा रेशियो चेक करना, ये थर्ड वाली कंडीशन सी चेक करना। कंडीशन सी थी डेट इक्विटी रेशियो। तो एक बात बताइए, जो कंडीशन सी ओनली फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, बेटा वो कहता है कि डेट अपॉन इक्विटी। एक बात, तो पुरानी डेट कितनी थी? अब इसमें भी दो रास्ते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म लेते हैं, कुछ लोग टोटल डेट लेते हैं। चलो हम लॉन्ग टर्म लेके भी अगर करें, तो लॉन्ग टर्म डेट पहले थी 4000 की, अब आ गई 800 की। ठीक है जी। और पहले इक्विटी कितने की थी? 3000 प्लस 2000, ये दोनों पैसे इक्विटी के होते हैं। तो अगर मैं कहूँ 3000 प्लस 2000, ये पैसे पहले इक्विटी के थे, अब 1456 की इक्विटी और इशू हुई है। और जो रिटेन्ड अर्निंग थी 144 की, वो भी इक्विटी का ही पार्ट होती है। यानी 3000 की इक्विटी में इतनी इक्विटी इशू हुई है, रिटेन्ड अर्निंग में 144 और ऐड हुए हैं। ठीक है ना? तो अब ये रेशो तो किसी भी तरीके से 1.5 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो 1.5 से ऊपर नहीं जा रही, उल्टा कम ही है, बहुत कम है। अगर आप इस रेशो को देखोगे तो न्यूमरेटर कितना है 4800, डिनोमिनेटर कितना है 5000 प्लस 1456 प्लस 144, 48 डिवाइड बाई 66, ये तो आ गया 0.72 विच इज़ लेस देन 1.5। तो डेट इक्विटी रेशो हमने चेक भी कर दी कि भैया ये इससे कम है। वैसे इसके कोई मार्क्स नहीं है एग्जाम में, ये आप नहीं भी करके आओगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, मतलब इसे लिख के आने के कोई आपको एडिशनल मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। मैंने क्या कहा, समझ आ गया आपको? इसे लिख के आने के कोई एडिशनल मार्क्स आपको नहीं मिल रहे हैं। एम आई क्लियर अबाउट इट? ठीक है। मैं लेकिन अब आपको आईसीआई बीइंग आईसीआई, उन्हें आपकी लाइफ को आसान बनाना है या आपकी लाइफ में टफनेस रखनी है? वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी हमेशा रहे। तो मैं आपको ज़रा मॉड्यूल पे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या फ़ॉर्मूला लिखा है। ये क्वेश्चन तो समझ आ गया? पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ आ गया? सुनो, उन्होंने आपके लिए एक फ़ॉर्मूला दिया है। वो कहते हैं कि भैया देखो, ये वाला फ़ॉर्मूला यूज़ कर लो। वो कहते हैं भैया जे वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करो, इससे निकालो एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट। ओ भैया, मासूम बच्चे हैं, बर्बाद हो जाएंगे ये सब सुन के। मैं आपको इस फ़ॉर्मूला की असलियत बताता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है? तैयार हो आप सुनने के लिए? सुनो, वो इस फ़ॉर्मूला में एक्चुअली में ये कहना चाहता है कि मैं इसे ना आसान भाषा में लिख के दिखाता हूँ। ठीक है? नोट्स पे ही आओ, नोट्स पे ही आओ। कंसेप्ट नंबर 2 लिखो। फॉर्मूला टू कैलकुलेट ईएफआर। फॉर्मूला टू कैलकुलेट ईएफआर यानी एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा हो सकता है? भाई मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं, ये फॉर्मूला बिल्कुल मत यूज़ करना एग्जाम में। सर फिर कराई क्यों रहे हो? बेटा मेरा तो कर्म है ना सब कुछ पढ़ाना, मैं क्या कर सकता हूँ? कभी वो एमसीक्यू में फॉर्मूला पूछ ले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तब तो आना चाहिए ना। तो इसलिए सीख के तो जाओ, बट एग्जाम में बड़े क्वेश्चन में कभी भी मत यूज़ करना। एनालिटिकल मेथड से करना, मतलब सोचने वाले मेथड से करना, जो मैंने कराया है। उन्होंने मॉड्यूल में मेंशन भी किया ये बात कि दो मेथड है, एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच वही है जो सोचने वाली अप्रोच, जो मैंने अभी आपको बताई कि सोचो रेशियोज़ के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, जैसे मेंटेन करने के लिए डेट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, बैलेंस शीट्स के बारे में सोचो। मैंने वो सोचने से समझाया आपको कि सोच के समझो। एक है फॉर्मूला कि कुछ मत सोचो सीधा फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला कैसे बना है वो भी तो समझाना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला आपको क्या कहता है, इन्होंने अपने फॉर्मूला में डायरेक्टली जो वैल्यूज़ दी हैं वो कुछ इस तरीके से प्रिंट करके दिया है इन्होंने। इनका मानना है एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू टोटल एसेट अपॉन सेल्स इनटू चेंज इन सेल्स माइनस पेएबल एंड लाइबिलिटीज
अपॉन सेल्स इंटू चेंज इन सेल्स माइनस एम इंटू S1 इंटू 1 माइनस डी, ये फॉर्मूला उन्होंने लिखा है। मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा आसान करके लिखता हूँ, आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि बेटा देखो, आपके पास जितने भी टोटल एसेट हैं, टोटल एसेट कौन होते हैं बताओ? फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट। एक बात बताओ, अगर आपकी सेल 20% बढ़ी है तो फिक्स एसेट और करेंट एसेट भी 20% बढ़े होंगे? बोलो। अगर आपकी बिजनेस की सेल बढ़ी है 20% तो फिक्स एसेट और करेंट एसेट भी हम मानेंगे कि 20% बढ़े। अगर क्वेश्चन ने कुछ और ना कहा हो तो वो इसे इंटू कर रहे हैं डेल्टा एस बाय एस से। बेटा डेल्टा एस बाय एस मतलब 20% हो गया ना, ये चेंज इन सेल की परसेंटेज तो ही। अरे मेरे बच्चे बता, डेल्टा एस बाय एस क्या होता है? सोच के बोलो, सोच के। डेल्टा एस मतलब चेंज इन सेल अपॉन ओरिजिनल सेल्स, यानी वो यही तो कह रहा है कि 1200 बाय 6000 तो 20% ही तो आएगा। तो ये बेसिकली 20% है, इन दोनों को डिवाइड करके 20% आएगा। तो बेटा टोटल एसेट 20% बढ़ेंगे, और जो पेबल एंड लाइबिलिटी है मतलब करेंट लाइबिलिटी है, जो जिसमें लोन नहीं आता मतलब शॉर्ट टर्म लोन, वो भी 20% बढ़ेगा, वो भी तो 20% बढ़ेगा। अगर मैं आपके क्वेश्चन के हिसाब से बोलूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 6000 के करेंट एसेट सॉरी फिक्स एसेट और 8000 के करेंट एसेट और उस पर 20% बढ़ेगा। तो यही तो किया था बेटा हमने भी कि 14000 का 20% बढ़ेगा, और पेबल एंड लाइबिलिटीज़ कितनी थी? 2000 की करेंट लाइबिलिटी थी, वो भी 20% बढ़ेगी, लेकिन वो माइनस हो रही है क्योंकि ये हमें फंड्स चाहिए होंगे और ये फंड्स हम किसी और के यूज़ कर रहे हैं तो माइनस हो गया। ये बात भी समझ आ गई आपको? याद करो, मैंने तभी आपको बैलेंस शीट समझाई थी। याद करो, मैंने आपको बैलेंस शीट समझाई थी। मैंने आपको बोला था कि इसके लिए 1200 एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, इसके लिए 1600 एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, तो कुल मिला के 2800 एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, जिसमें से 400 तो करेंट क्रेडिटर से आ जाएंगे हमारे पास। याद है ये कहानी? थोड़ी देर पहले बैलेंस शीट से समझाया था। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। फिर इसमें से मैंने बोला था कि रिटेन अर्निंग माइनस कर देना, 144, तो आ जाएगा 2256। तो यहाँ पे रिटेन अर्निंग माइनस हुई है। ये क्या है? ये प्रॉफिट परसेंटेज इंटू न्यू सेल्स। एक बात बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज इंटू न्यू सेल्स, तो ये क्या हो गया? ये प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट को 1 माइनस डिविडेंड से इंटू कर दिया, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो से, तो बेसिकली रिटेन अर्निंग आ गई। तो यहाँ पे आपने रिटेन अर्निंग लिखाई थी, यानी यहाँ पे आपने रिटेन अर्निंग दिखाई है। कैसे? ये प्रॉफिट परसेंटेज है इंटू न्यू सेल्स है इंटू रिटेंशन रेट है। ओहो, अब समझ आ रही है सर बातें, कि जो इन्होंने फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। मीनिंग समझ आ गया आपको? ये फॉर्मूला है। बट मैं फिर भी आपको ये बात बोलूँगा बेटा, मैं नहीं चाहता कि आप फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंट रहें। फॉर्मूला अचानक बिगड़ जाएगा जैसे ही वो क्वेश्चन में कुछ एनालिटिकल पॉइंट चेंज करेगा। फॉर्मूला बस सिर्फ फॉर्मूला लर्न करने के लिए याद रख लो कि अगर वो एग्जाम में कभी पूछ ही ले फॉर्मूला कि 2 मार्क का फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला लिख सको आप। आपको उतना आना चाहिए। चलूँ मैं अगले क्वेश्चन पे, थोड़े भारी क्वेश्चन पे चलूँ? क्या हम थोड़े बड़े, थोड़े भारी क्वेश्चन की ओर चल सकते हैं अगर आप अलाउ करेंगे तो? चलें? चलिए। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा बेहतर लेवल का है, समझने में मज़ा आएगा। आइए, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे, ये वैसे जनवरी 2026 में इंस्टीट्यूट ने जो एग्ज़ाम लिया था उसमें पूछा था, लेकिन था खाली 4 मार्क्स का। अब ये मुझे लगता है कि गंदी बात की थी इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क में इतना भारी क्वेश्चन पूछ के। मतलब ये कम से कम 6-8 मार्क का तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। 6 मार्क का तो कम से कम भी होना चाहिए, 4 मार्क में तो गंदी बात थी। चलो जितने भी मार्क्स का था, मार्क्स को छोड़ो, हमें तो क्वेश्चन पढ़ने से मतलब है, मार्क्स को इग्नोर करके पढ़ते हैं, है ना? आइए, अब ये मत सोचो कि पहले आ गया दोबारा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता बेटे, कभी भी आ सकता है ना। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में ज़िंदगी में कुछ भी कभी भी हो सकता है। पढ़ो।
MNC लिमिटेड कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 आर प्रोवाइडेड। ठीक है, वो ये कहता है देखो हमारी सेल पिछले साल इतनी थी, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इतने थे, इनकम बिफोर टैक्सेस इतनी थी, टैक्सेस पिछले साल इतने थे और नेट इनकम इतनी थी। वो कहता है कि हमारी बैलेंस शीट कितनी थी, ये 3 मार्च नहीं होगा बेटा, ये मुझे लगता है हमारे टाइपिस्ट जी ने मिस्टेक करी है, 31 मार्च होना चाहिए, है ना? 3 मार्च का तो कोई मतलब ही नहीं बना। देखिए, इक्विटी पता है, लॉन्ग टर्म डेट पता है, करेंट लायबिलिटी पता है, फिक्स एसेट पता है, करेंट एसेट पता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कंपनी एक्सपेक्ट्स अ 40% सेल्स ग्रोथ इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। वो कहता है भैया अगले साल हम 40% सेल बढ़ाने वाले हैं। अगले साल हम कितने परसेंट सेल बढ़ाने वाले हैं? 40% सेल बढ़ाने वाले हैं। द कंपनी विल हैव 25% डिविडेंड पे आउट रेशियो नेक्स्ट ईयर। आपके मन में ये वाला टेबल चलने लग गया है कि नहीं लग गया? सच बताना। आपके मन में रिटेन्ड अर्निंग निकालने का टेबल चलने लग गया कि नहीं लग गया? कि भाई मुझे सेल तो पता ही है, सेल में मैं 40% बढ़ा दूंगा। उसने बोला ना 40% सेल बढ़ेगी, तो मैं सेल में 40% बढ़ा दूंगा, प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर डिविडेंड माइनस कर दूंगा, रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी। कितने बच्चे रिटेन्ड अर्निंग तक अपने मन ही मन में पहुंचने लग गए थे? खुद ही पहुंचने लगे थे ना? शाबाश। तो रिटेन्ड अर्निंग का शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, बट शॉर्टकट मत यूज़ करो, आप सीधा पूरे ट्रेंड को फॉलो करो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। सॉल्यूशन नंबर 2, स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अगर वो रिटेन्ड अर्निंग को किसी अलग नाम से पुकारे तो भी पहचान लोगे ना? जैसे वो बोले व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्लॉट बैक प्रॉफिट, या ऐसे कुछ कहानी लिखे तो भी आप समझ ही लोगे, मुझे लगता है ना? पहले आप ये बताइए कि सेल्स कितनी होगी हमारी? देखिए बच्चा, पिछले साल हमारी सेल थी 7500, अब हम 40% बढ़ाने वाले हैं। कोई मेरी हेल्प करेगा कैलकुलेटर पे? 7500 प्लस 40% कितना होता है बच्चे? 10,500। ठीक है, कॉस्ट कितनी थी हमारी? पिछले साल थी 7300, वो भी 40% बढ़ जाएंगी। 7300 वो भी 40% बढ़ जाएगी बेटा, तो कितनी हो जाएगी? 10,220। शाबाश। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा? 280। वो पहले 200 आया होगा, देखो ना 200 था तो उसमें भी 40% बढ़ गया होगा, तो वो 280 हो गया होगा। बात तो सही है। टैक्स 30% होता है, तो इस साल भी टैक्स 30% ही जाएगा। तो 280 का 30% निकालिए, 84। शाबाश। अब आप मुझे बताइए हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, जिसे हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं? 196। अब इसमें से डिविडेंड बांट दो। डिविडेंड कितना बांटोगे? आपने कहा था कि सर हम डिविडेंड बांटेंगे, 25% डिविडेंड पे आउट रेशियो देंगे, तो जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से लेस कर देंगे 25% डिविडेंड पे आउट। तो 49 का डिविडेंड बांट देंगे, यानी हमारे पास आगे ग्रोथ के लिए यूज करने के लिए रिटेन्ड अर्निंग कितनी होगी? रिटेन्ड अर्निंग होगी 147 की। शाबाश। यानी हम अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के लिए 147 लाख रुपीस का तो इस्तेमाल मतलब इंतजाम कर चुके हैं। हम किसका इंतजाम कर चुके हैं? अपने बिजनेस में 147 लाख रुपीस का तो इंतजाम कर चुके हैं ग्रोथ का, मतलब जो हमने ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए हमें। ठीक है, ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा स्टेप नंबर 1, है ना? आइए जी स्टेप नंबर 2 देखिए। अब वो क्या बोलता है? कहता है कि ऑल कॉस्ट, करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विद सेल्स। भाई ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसने एक ध्यान रखना, इधर उसने फिक्स एसेट का नाम नहीं लिया। जरूरत से ज़्यादा मत समझना।
उसने क्या बोला है, जब सेल 40% बढ़ेगी, उसकी बातों को समझो। वो कहता है कि जब सेल 40% बढ़ेगी तो सभी खर्चे बढ़ेंगे, तो हमने सभी खर्चों को बढ़ा भी दिया था 40%, हमने बढ़ाया भी था 40%। और करेंट एसेट बढ़ेंगे 40%, ये भी 40% बढ़ेंगे। करेंट लाइबिलिटी भी बढ़ेगी 40%, तो ये भी 40% बढ़ेगी। एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विद सेल्स, इंक्रीज विद सेल्स का मतलब जितने परसेंट सेल बढ़ेगी उतने परसेंट ये सब बढ़ेगा। हिंदी लिखवाऊं या समझ गए ये लाइन? लेकिन एक बात ध्यान रखो, इधर फिक्स एसेट के बारे में बात नहीं हो रही है। लिखना है तो लिखो ये बात। Here fixed assets are not mentioned, वरना वो बोल देता ऑल एसेट्स, तो फिक्स एसेट भी मेंशन होते, बट उसने बोला खाली करंट एसेट। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो। अब वो कहता है कि एक्सेप्ट रिटेन्ड अर्निंग्स नो न्यू इक्विटी शेयर्स इज टू बी रेज्ड, यानी ये बात भी तय है कि हम नई इक्विटी बेचेंगे ही नहीं। सिर्फ जो रिटेन्ड अर्निंग आ रही है 147 लाख की, बस वो आएगी, नई इक्विटी नहीं रेज होगी। यानी सारा पैसा कहाँ से आएगा? सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट से आएगा। क्यों? करेंट लाइबिलिटी तो 40% बढ़ ही रही है, इक्विटी में से खाली जो 147 लाख रिटेन्ड अर्निंग का आ रहा है बस वो आ रहा है, एडिशनल इक्विटी नहीं आएगी। तो जो भी ईएफआर चाहिए होगा, उसके सिवा जितना भी ईएफआर चाहिए वो सारा लॉन्ग टर्म डेट से आएगा। ये बात हमारी बुद्धि में बैठ गई कि नहीं बैठ गई, बताओ? यानी हमें जितना भी, बोलो मेरे साथ, जितना भी एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी लॉन्ग टर्म लोन से आएगी। आपके मन में ये बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? सर बात तो क्लियर हो गई, बट फिक्स एसेट का क्या करूं? यही इस क्वेश्चन का असली जड़ है प्रॉब्लम की। सुनो, कंप्यूट करना है ईएफआर दो थ्रू रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट। देख रहे हो, खुद ही उसने बोल दिया लॉन्ग टर्म डेट, क्योंकि इक्विटी बेचनी नहीं, शॉर्ट टर्म डेट है ही नहीं, इस क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म डेट तो है ही नहीं, तो जो बचा वो लॉन्ग टर्म डेट ही होगा। इफ द कंपनी इज ऑपरेटिंग एट 65% कैपेसिटी यूजेज फॉर फिक्स एसेट्स। अब देखो, वो कह रहा है अभी हमारी कंपनी 65% लेवल पे काम कर रही है। अभी हमारी कंपनी कितने पे काम कर रही है? 65%। और हमें जाना कितने पे है? आप सोच के बताओ। अब यहाँ पे आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी काम आती है। वो ये कहता है कि जो अभी हमारे पास फिक्स एसेट हैं, ध्यान दो, हम 65% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं फिक्स एसेट्स के लिए। यानी ऐसे समझो कि फिक्स एसेट अगर 100% के लगे हुए हैं तो हम उसमें से खाली 65% फिक्स एसेट को यूज कर पा रहे हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का हिंदी में मतलब समझो, इसका मतलब क्या है? यानी अभी हमारे पास 100% फिक्स्ड एसेट्स की कैपेसिटी है, लेकिन अभी तक हम उसे सिर्फ 65% ही यूज कर पाए हैं। अभी तक हम उसे खाली 65% ही यूज कर पाए हैं। क्या ये बातें आपको समझ आती है मैंने क्या कहा? और हमें जाना कहाँ पे है पता है? देखो 65 पे तो अभी हम काम कर रहे हैं, उस पे 40% बढ़ा दो तो हमें 91% पे चला जाना है। हमें कितने परसेंटेज लेवल पे जाना है? 91% लेवल पे जाना है। सर ये कैसे हुआ, मैं समझाता हूँ। देखो, हम स्टेप पहले अब ये वाला पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट 1 पहले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन का। देखिए बेटे, ऐसे समझो, फिक्स्ड एसेट कैपेसिटी एट 100% इज इक्वल टू ₹4,000। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास 4,000 के फिक्स एसेट्स हैं। हमारे पास कितने के फिक्स एसेट्स हैं? 4,000 के फिक्स एसेट्स हैं, लेकिन वो 100% कैपेसिटी के लिए हैं। लेकिन हमें कितनी कैपेसिटी यूज करनी है? एक बात बताइए, प्रेजेंट यूजेज कितनी थी इन पास्ट? 65%।
ठीक है। न्यू यूजेज रिक्वायर्ड, अब हमें नई यूजेज कितनी रिक्वायर्ड होगी ये बताओ। कोई ऐसा बच्चा है जो बता सकता है मुझे नई यूजेज कितनी? देखो पहले हम 65% पे काम करते थे, अब हमें उसका 40% ग्रोथ चाहिए, यानी 65% पे 1 + 40%, यानी 91% पे जाना है हमें। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई कि अब हमें टोटल कैपेसिटी का 91% पे जाना है? देखो मेरी बात को समझो, पहले हम 65% यूज करते थे, जितना यूज करते थे उसका 40% ग्रो कर रहे हैं, उसका 40%, एक्चुअल सेल का 40%। तो पहले अगर हम 65% पे काम करते थे, हमें उस पे 40% की ग्रोथ चाहिए, उस पे 40%। तो उस पे 40% ग्रोथ चाहिए का मतलब ये है कि उसका 40% बढ़ा दो, तो हमें 91% पे आना है। तो एक बात बताओ, अगर 100% की कॉस्ट 4000 थी, तो 91% की कॉस्ट क्या होगी? सो न्यू फिक्स एसेट रिक्वायर्ड एट 91% कितना होगा? सोच के बताओ। अगर 4000 के फिक्स एसेट चाहिए होते हैं 100% के लिए, तो 91% के लिए कितने फिक्स एसेट चाहिए होंगे आपको? देखो अगर आप ये कहो कि 4000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 91, तो 3640 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3640। क्या मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? बोलिए हाँ या ना। इज इट ऑल एब्सोल्युटली क्लियर? कृपया करके बताइए बेटा मुझे। ठीक है जी, कितना आता है ये अमाउंट बताना मुझे एग्जैक्टली। 3640, ये एक तरीका है इसे शो करने का। ठीक है, ऑल्टरनेटिव तरीका है कि हम एक्चुअल सेल के हिसाब से सोचें। ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है कि हम एक्चुअल सेल के हिसाब से सोचें। अब एक बात बताइए, हमारी पुरानी सेल कितनी थी? पुरानी सेल थी 7500, लेकिन जो 7500 की सेल थी वो कितनी कैपेसिटी पे थी? 65% कैपेसिटी पे थी। तो हम 100% कैपेसिटी पे पहुंच सकते हैं उससे। और हमें एक्चुअल अपनी सेल को कितनी कैपेसिटी पे लेके जाना है? 91%। तो हम 91% पे लेके जा सकते हैं उसे कि भैया हमारी एक्चुअल सेल के हिसाब से कितना होगा। उन्होंने जो अपना आंसर किया है ना, अब लिखना मत, ज़रा 2 मिनट के लिए मैं कुछ लिखूंगा, आप मत लिखना। लेकिन उन्होंने इसे कैसे प्रेजेंट किया, आईसीआईजी ने कैसे प्रेजेंट किया, सुन लो। उन्होंने कहा कि देखो बेटे, जो ओरिजिनल सेल्स थी वो कितनी थी? लिखना मत, ये प्लीज़ मत लिखना। 7500, ठीक है जी, एट 65%। सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्चुअल 100% फुल कैपेसिटी सेल्स कितनी होगी, यानी अगर 100% कैपेसिटी होगी तो कितनी सेल होगी? यानी एक्चुअल कैपेसिटी पे सेल आ जाएगी 11,538.4615 देखो ये आ रहा है। ठीक है जी, तो ये फुल कैपेसिटी सेल आ गई। ठीक है जी, तो अब मुझे एक बात बताइए, अब अगर मैं बोलूं कि फिक्स एसेट की रेशियो क्या है, फिक्स एसेट की एक्चुअल रेशियो क्या है, फिक्स एसेट अपॉन सेल्स की रेशियो क्या होनी चाहिए? तो आप बोलोगे फिक्स एसेट थे जब 4000 के, तो कैपेसिटी थी 11,838.4615, यानी 0.3467, यानी ये रेशियो है किसकी? फिक्स्ड एसेट और सेल की ये रेशियो है। और हमें कितनी रिवाइज सेल चाहिए? न्यू रिवाइज सेल्स कितनी चाहिए? न्यू रिवाइज सेल चाहिए 7500 प्लस 40%, यानी 10,500। तो न्यू रिवाइज एसेट्स कितने चाहिए? न्यू रिवाइज एसेट्स कितने चाहिए? 10,500 पे 0.3467, तो इनका आंसर आ रहा है 3640.35 करोड़। एक्चुअल में जो इनका मेथड है, ये इसमें डेसिमल का एरर है,
क्यों? ये जो 0.35 एक्स्ट्रा आ रहा है ये एरर की वजह से आ रहा है। क्यों आ रहा है एरर? क्योंकि इन्होंने 2 बार परसेंटेज को अलग-अलग ट्रीट किया और यहाँ पे राउंडिंग ऑफ है। इस वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कैसे किया? मैंने डायरेक्ट परसेंटेज से किया। मैंने कहा देखो भाई, मैंने इसी कहानी को जो उन्होंने सेल्स के रूप में लाके करी, मैंने उसे परसेंटेज में ही रहने दिया। मैंने कहा देखो भाई, सीधी सी बात है, फुल कैपेसिटी 100% के लेवल पे फिक्स एसेट का इतना खर्चा है, लेकिन हम उसमें से यूज़ कितना कर रहे हैं? खाली 65%। लेकिन हम फ्यूचर में कितना यूज़ करेंगे फिक्स एसेट को? 91%। तो 91% फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? तो यानी 4000 डिवाइड बाय 100 इंटू 91, यानी इतनी फिक्स्ड कॉस्ट आनी चाहिए। इतने फिक्स कॉस्ट नहीं, फिक्स एसेट इतने आने चाहिए। ये होना चाहिए। आप में से कुछ बच्चों के मन में एक बड़ा भारी सवाल भी आ रहा होगा कि सर फिक्स एसेट ऐसे कोई थोड़ा ना कंपनी बेचती है कि अगर हम कम ऑपरेट कर रहे हैं तो अपने प्लांट का एक हिस्सा बेच दें, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो आईसीआई ने दोनों आंसर दिए, एक में प्लांट नहीं बेचा, एक में बेचा है। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन बनाया है जनवरी 2026 के एग्जाम में और जिन्होंने इसका आंसर लिखा, वो बड़ा ही वाहियात आंसर लिखा है। अगर आप डाउनलोड करके देख लेना, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे दिख भी जाएगा आपको। एक बारी में उन्होंने 4000 को ही एसेट मान के कर दिया पूरा क्वेश्चन, एक बारी में एसेट को चेंज करके किया। मेरे हिसाब से एसेट को चेंज करना चाहिए एज पर द डेटा, एज पर द डेटा अवेलेबल एसेट को चेंज करना चाहिए। पर अगर आप एसेट को चेंज करते हो तो ये तरीका सही है, ये वाला तरीका उतना सही नहीं है। ये क्या बोल रहा है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। ये कह रहे हैं कि भाई 7500 की सेल थी 65% पे, तो 100% कैपेसिटी पे इतनी सेल होनी चाहिए थी। हमने 4000 के फिक्स एसेट लिए थे इतनी सेल के अकॉर्डिंग, तो यानी हर 1 रुपये की सेल पे इतना फिक्स एसेट लगता है। तो अगर अब नई सेल 10,500 की है तो उस पर इतने फिक्स एसेट लगने चाहिए। हमारे आंसर में और उनके आंसर में ये 0.35 करोड़ का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दो जगह पे राउंडिंग ऑफ कर रखी है। ये बेमतलब में करी है उन्होंने। डायरेक्टली वो फॉर्मूला परसेंटेज से निकाल सकते थे, डायरेक्टली निकाल सकते थे। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? ठीक है, मैं अपने हिसाब से कराऊंगा। आप चाहें तो इसे बाद में, अभी रुक जाओ, क्लास के एंड में इसे नोट कर लेना, एक बारी एंड में नोट कर लेना एक बारी अगर चाहोगे तो। अभी छोड़ देते हैं यहाँ तक, अभी तक इन्हें भूल जाओ। पहले बताओ मेरी बात आपको क्लियर थी? फिक्स एसेट समझ आ गए थे आपको? तो अब मेरे साथ न्यू बैलेंस शीट बनाओ। मेरे साथ ज़रा आप न्यू बैलेंस शीट बनाओ। बनाओ, बताइए जी। न्यू बैलेंस शीट क्या होगी? अब फिक्स एसेट कितने होंगे एज कैलकुलेटेड? हमारे हिसाब से 3640 होंगे। करेंट एसेट कितने होंगे बताओ? पहले करेंट एसेट कितने थे बच्चे? पहले करेंट एसेट थे 2000। तो वो जो 2000 के करेंट एसेट थे वो अब 40% बढ़ गए होंगे, हाँ या ना? सच बताओ। तो वो 2800 के हो गए होंगे कि नहीं हो गए होंगे? ठीक बात है सर। करेंट लाइबिलिटी पहले कितनी थी? 1500 थी, वो भी 40% बढ़ गई होगी, यानी 2100 हो गई होगी। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितने का था? 2000। अब उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिटेन्ड अर्निंग आ गई होगी नई, 147 की। अब इस सब में जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो लॉन्ग टर्म डेट आएगी। बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो लॉन्ग टर्म डेट आएगी। बताइए बेटा, लॉन्ग टर्म डेट कितने की आएगी? टू 2193। टोटल कितना है? 6440। यानी हमारी लॉन्ग टर्म डेट रिलीज हो रही है। मतलब डेट हम उल्टा लगा नहीं रहे, इसमें यहाँ पे फंडिंग नहीं करनी पड़ रही, उल्टा पैसा वापस आ रहा है बिजनेस से, क्योंकि हमने अपने फिक्स एसेट कम कर दिए हैं यहाँ पे। तो पैसा लग नहीं रहा, उल्टा पैसा वापस आ रहा है। तो यानी अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट कितनी है, तो आप ये बोलोगे कि ओरिजिनल डेट माइनस न्यू डेट। ठीक है जी, उल्टा कर देना चाहिए, न्यू डेट माइनस ओरिजिनल डेट, क्योंकि हमें नेगेटिव आंसर मिल रहा है सर। क्यों नेगेटिव मिल रहा है आंसर? नई डेट है 2193 और ओरिजिनल डेट कितनी थी बच्चे?
2500। तो कितना रुपया वापस निकाल लिया हमने? यानी 307 करोड़ रुपीस हमने वापस निकाल लिए। यानी फंड किया नहीं है, उल्टा वापस लिया है। यानी बिजनेस ने ये पैसा वापस दिया है। मैं आपको इंस्टीट्यूट का आंसर भी दिखाना चाहूँगा। क्या आप मेरे साथ पहले इंस्टीट्यूट का आंसर देखना चाहेंगे? देखिए, ये 2000 जनवरी के 2026 की जो एग्ज़ाम हुई थी, उसकी सजेस्टेड कॉपी है। सजेस्टेड आंसर समझते हो ना? इंस्टीट्यूट फिर बोलता है कि चलो ये आंसर होना चाहिए था। तो ये वाला क्वेश्चन था 2 का बी का सेकंड पार्ट, 2 बी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। क्वेश्चन तो सेम ही है, देख लो ये एमएनसी वाला है ना, यही हमने बातें करी थी, यही 65% वाला फर्स्ट पॉइंट है। तो देखो ज़रा इसे, ये देखो, वो कहता है कंप्यूटेशन ऑफ ईएफआर, अगर कंपनी 65% कैपेसिटी यूजेज पे काम करती है, तो अगर फुल कैपेसिटी 7500 थी, 0.65%, ये उन्होंने पूरी अपनी कहानी सुनाई कि अब नए फिक्स एसेट इतने हो जाने चाहिए, फिर रिटेन्ड अर्निंग आएगी 147, वो तो हमने भी निकाल ली थी 147। फिर परफॉर्मा बैलेंस शीट बनाई उन्होंने, उसमें उन्होंने बोला लॉन्ग टर्म डेट बैलेंसिंग फिगर से आएगा 2193, हमारा आ रहा है 2193, उनका आ रहा है 2193.35, हमारा आ रहा है 2193। तो ये हमारा 307 करोड़ आ रहा है, उनका आ रहा है 306.65, वो थोड़ा सा आ रहा है। उन्होंने फार्मूले से भी किया है, बट आप फार्मूला मत यूज़ करो, बिना मतलब कि अपने आप को टेंशन में मत डालो। क्या ये बात आपको समझ आ गई सबको? थम्स अप करके बताइए क्या मेरी बातें आपको क्लियर हैं? ठीक है जी, राइट। अच्छा सर, इसी का आप ये कह रहे थे कि एक आंसर ऐसा भी बन सकता है कि जिसमें फिक्स एसेट चेंज ना हो, क्या आप हमें वो भी करा सकते हो? अगर आप कहते हो तो मैं वो भी करा देता हूँ, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी बता देता हूँ आपको। एग्जाम में एक ही करके आना होगा, एग्जाम में दोनों नहीं करने हो। ठीक है जी, बोलिए मेरी बातें यहाँ तक क्लियर हुई हैं आपको, इन्हें क्या कहा? देखो, एक ऑल्टरनेटिव तरीका आपका ये हो सकता है, आप ये कहो कि सर देखो जी, ऐसा है, हमारे फिक्स एसेट चेंज नहीं होंगे। क्या कहा मैंने? हमारे फिक्स एसेट चेंज नहीं होंगे। ये सब बातें तो हमें समझ आ गई कि हमारे पास इतना है, क्या है, नहीं क्या है। हम ये मान के चलते हैं कि अगर फिक्स एसेट कैपेसिटी से कम पे हैं तो बढ़ थोड़ा ना जाएंगे। मतलब ऐसा थोड़ा है कि मैं अपने फिक्स एसेट बेचने चला जाऊंगा, बढ़ रहे होते तो मैं इंक्रीज करके लाता, खरीद के लाता, बेचने थोड़ा ना चला जाऊंगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ये जो फिक्स एसेट आपने कम कर दिए, ये तो बड़ी मूर्खता वाली बात है कि फिक्स एसेट कम कौन करता है। तो कुछ लोग कहते हैं नई बैलेंस शीट बनाओ, लेकिन इसमें 4000 ही लो और फिर कंप्यूट करो, फिर कुछ अलग आंसर आएगा, वो ये फर्क आंसर चेंज हो जाएगा। आईसीआई ने वो आंसर भी दिया हुआ है, अगर आप उससे भी करोगे तो उसे भी करेक्ट माना है। मतलब क्वेश्चन ड्राफ्टिंग में मिस्टेक है, इसलिए उन्होंने दोनों आंसर्स को एक्सेप्ट किया है। कराऊं या बात समझ आ गई? कि अगर यहाँ 4000 रखते, कम ना करते, तो ये फिगर बदल जाती ना, फिर ये फिगर बदल जाती तो यहाँ पे ये फिगर बदल जाती, तो ये जो ईएफआर की फिगर है ये भी चेंज हो जाती। फिर कर लेते इस हिसाब से। क्लियर है ये बात? ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। इफ द कंपनी इज ऑपरेटिंग एट 95% कैपेसिटी, अगर हम 95% कैपेसिटी पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, फिर क्या होगा? अगर हम 95% कैपेसिटी पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो चलो फिर पार्ट 2 करते हैं। लिखिए ज़रा, सॉल्यूशन नंबर 2 पार्ट 2। पहले आप इसका स्टेप 1 होगा रिटेन्ड अर्निंग निकालना। बेटा रिटेन्ड अर्निंग तो सेम ही आएगी, एस कैलकुलेटेड अब, वो तो दोबारा निकालने की जरूरत भी नहीं है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बोलिए जी।
ये बात समझ आती है आपको मैंने क्या कहा? आगे आते हैं स्टेप 2। देखिए ज़रा, अब स्टेप 2 में हमने आपको ये बताया था कि फिक्स्ड एसेट एट 100% और ये सब, यही बात अभी इधर हम दोबारा लिखेंगे। सुनिए ज़रा, फिक्स्ड एसेट एट 100% कैपेसिटी कितना होता है? 4000। प्रेजेंट यूजेज कितनी है? 95%। अभी तक हम 95% यूज़ कर रहे थे, ठीक है जी। लेकिन हम फ्यूचर में कितना यूज़ करना चाहते हैं? आप मुझे बताइए, न्यू यूजेज रिक्वायर्ड कितनी है? न्यू यूजेज रिक्वायर्ड है 95% के अंदर 40% और बढ़ा दो। तो बताओ बेटा, अगर मैं 95 में 40% और बढ़ा दूंगा तो मुझे 133% पे पहुंचना पड़ेगा। कितने परसेंट पे पहुंचना पड़ेगा? 133% पे पहुंचना पड़ेगा। अग्री और डिसअग्री? ठीक है। तो न्यू टोटल फिक्स एसेट कितने चाहिए होंगे? आप ये कहोगे अगर 4000 के फिक्स एसेट चाहिए होते हैं 100% पे, तो 133% पे फिक्स एसेट कितने चाहिए होते होंगे? कोई आता है किसी को? बेटा 4000 पे अगर 100% होते हैं तो 133% पे कितने चाहिए होते होंगे? 5320। 5320 करोड़, यानी ये हमारे फिक्स एसेट होने चाहिए। तो अब अगर मैं न्यू रिक्वायर्ड मतलब प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट बनाऊं, तो उसमें क्या क्या दिखा सकता हूं मैं? फिक्स एसेट 5320, करेंट एसेट 2000 प्लस 40%, यानी 2800 हो गए। करेंट लाइबिलिटी 1500 प्लस 40%, 2100। इक्विटी शेयर कैपिटल 2000, रिटेन्ड अर्निंग 147। तो लॉन्ग टर्म डेट कितनी हो जाएगी बताइए जी? हमारी लॉन्ग टर्म डेट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 8120, ये भी हो जाएगी 8120। 5 नहीं, माइनस करो इसे, 3873। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म डेट है। यानी एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट कितनी है? जितनी लॉन्ग टर्म डेट बड़ी है उतनी है। एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू न्यू लॉन्ग टर्म डेट माइनस ओरिजिनल लॉन्ग टर्म डेट। हमें अब 3873 करोड़ चाहिए, जबकि पहले 2500 करोड़ थे। तो यानी कि 1373 करोड़ रुपीज़ हमें एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट से लाने पड़े हैं, जो कि डेट से लाए हैं हम। आई होप अब सेकेंड पार्ट में आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा हम क्या कर रहे हैं। आई होप कि आपको सेकेंड पार्ट में समझ आ गया होगा हमने क्या किया है। क्लियर है ये बात? एब्सोल्युटली। वो उन्होंने जब कैलकुलेशन किया तो उन्होंने 0.35 दोनों ही पार्ट्स में एक्स्ट्रा निकाला हुआ है। क्यों निकाला हुआ है एक्स्ट्रा, समझ आ रहा है आपको मैंने क्या कहा? क्योंकि वो ये कहते हैं कि भैया जो उन्होंने ना सेल्स के रिस्पेक्ट में निकाला है, तो वो 2 बार डिवाइड करने के चक्कर में राउंडिंग ऑफ का एरर आ गया 0.35 का दोनों ही पार्ट्स में। मतलब अगर मैं उन्हें समझाऊँ तो मूर्खता इतनी है कि अपने ही ऊपर वाले अल्टरनेटिव में कैलकुलेशन ठीक की हुई है, नीचे वाले में गलत की हुई है। अपनी ही कैलकुलेशन में
मतलब कान ऐसे पकड़ोगे, घुमा के पकड़ोगे, 0.35 चेंज थोड़ा ना हो जाएगा आपका कान। अबे कान तो वही रहेगा। दिखाऊं? सुनो, ये आंसर देखो इनका, इधर देखो, यहाँ इन्होंने कितना बोला, फिक्स एसेट कितने चाहिए, इधर देखो, खाली इस फिगर को पढ़ना। रिवाइज फिक्स एसेट कितने चाहिए, 5320.35, याद रखना कितने, 5320.35, इतने फिक्स एसेट चाहिए एज पर देम। ठीक है, और इसी में जब ऑल्टरनेटिव ऊपर एक और एडिशनल ऑल्टरनेटिव दिया था, इधर देखो, यहाँ ठीक कैलकुलेशन करिए कि 95% में 40% ग्रोथ होगी तो 133% पे पहुंच जाएंगे, 1.33 टाइम्स मतलब 133% पे पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए हमें फिक्स एसेट इतने एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, तो 5320 चाहिए होगा, ये ठीक किया है। अपने ही आंसर में एक ऑल्टरनेटिव में ठीक किया, और अगले ऑल्टरनेटिव में उससे पता नहीं क्या सेल की रेशियो निकाल के गलत कर दिया। गलत क्या कर दिया, राउंडिंग ऑफ का एरर कर दिया बेसिकली, जबरदस्ती राउंडिंग ऑफ को इंट्रोड्यूस कर दिया ना उसमें। यही होना चाहिए, हमने भी यही लिया है 5320, यही होना चाहिए, 5320 ही होना चाहिए। बोलिए, बातें क्लियर हो गई आपको सबको, तरीका समझ आ गया? सर क्या हमें ये आईसीए वाला तरीका फॉलो करना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, कॉपी भी नहीं करना चाहिए, बट फिर भी अगर कोई बच्चा कह रहा हो नहीं 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 मुझे करना है तो कर लो भैया, मैं कुछ नहीं कह रहा। मेरे हिसाब से ये 0.35 की मिस्टेक है, 3640 ही आना चाहिए और 5320 आना चाहिए। ये डिफरेंट था ना, फर्स्ट वाला आसान लगा ना, स्टडी मैट में जो क्वेश्चन था वो आसान था, लेकिन अब जब आया तो अलग आया, और जब और आगे आएगा तो और अलग आएगा। ठीक है जी, आई होप आपको ईएफआर समझ आ गया है, नोट्स भी समझ आ गए हैं ईएफआर के, कि पहले क्या करना होता है, पहले रिटेन अर्निंग निकालनी होती है। रिटेन अर्निंग इस फॉर्मूला से कैसे निकलती है, समझ आ गया, कि प्रॉफिट रेशियो इंटू न्यू सेल्स, न्यू टोटल सेल्स। अच्छा, इनके मैं फुल फॉर्म भी लिखवा देता हूँ, कि एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब लिख लो ज़रा नोट्स में, एम का मतलब होता है प्रॉफिट परसेंटेज, S1 का मतलब होता है न्यू टोटल सेल्स, और बी का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो। ठीक है जी, डी का मतलब होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो इसे 1 - डी भी कहते हैं, जो बी होता है रिटेंशन रेशियो, उसी को 1 - डी भी कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया है। मुझे इसके बारे में कोई और अच्छा क्वेश्चन लगेगा तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा आपके बैच में, बट अभी तक के लिए आपको इन्हीं 2 क्वेश्चनों से काम चला लेना चाहिए। आई होप आपको, बेटा मैंने सबसे यूनिवर्सल अप्रोच बताऊं, बेस्ट अप्रोच क्या है, नई बैलेंस शीट बना लो, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाता है। आपने ये देखा, नई बैलेंस शीट में जिस जिसको इंक्रीज करना उतना परसेंट इंक्रीज कर दो, अपने आप बैलेंसिंग फिगर से पता लग जाता है कि कौन बढ़ रहा है, वो एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट है, उसी से पैसा चाहिए हमें, वो पता लग जाता है। बैलेंस शीट बनाना सरल काम है, फॉर्मूले वॉर्मूले के चक्कर से, है ना। और पहला स्टेप तो सब में ही कॉमन है, ये रिटेन अर्निंग वाला स्टेप तो हर स्टेप में ही कॉमन है। मेन तो ये है ना कि आप फॉर्मूला यूज़ करो या फिर बैलेंस शीट अप्रोच यूज़ करो। मेरे हिसाब से बेटर है बैलेंस शीट अप्रोच यूज़ करना, इसमें ईएफआर आसानी से पता लगता है, ईजिली पता लगता है। ठीक है, कूल, चलिए इसे पढ़ लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन खुद से एक बारी घर पे ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय।